Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, the numbers on which you can call us are 2331 4444 and 2342-1050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. And let me formally introduce myself. I'm Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार से जुड़े और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 डायल करना ना भूलें। चर्चा के लिए और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार स्पर्श, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Yeah, thank you, Sparsh. Yes, let's begin with the headlines. Domestic equity benchmark indices hit all-time highs. Sensex touches new closing peak at 84,928. Nifty settles at 25,939. Prime Minister Narendra Modi holds a roundtable with the CEOs of leading US tech companies, and oil prices gain amid geopolitical concerns. Brent crude is trading up by 0.3%. घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ। सेंसेक्स 84,928 और निफ्टी 25,939 पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की और भू राजनीतिक चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 0.3% की वृद्धि। और सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने आज के सत्र के दौरान नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ। ये बढ़त सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 84,980 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 25,956 का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 384 अंक यानी 0.45% बढ़कर 84,928 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंक यानी 0.5% से अधिक की वृद्धि के साथ 25,939 पर बंद हुआ। And before we go any further into detailed stocks, let's see who's on the line. We have Keshav Kumar calling us from Delhi. जी केशव जी, अपना सवाल पूछें जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी पूछिए। नमस्कार केशव जी। सर, हमारे फादर अभी सीनियर सिटीजन हुए हैं, तो उनके पास कुछ इनकम इन्वेस्ट हुई है, तो 3 महीने 6 महीने 1 साल तक कुछ कह नहीं सकते। हमें कब जरूरत पड़े तो हमें ऐसे कौन सी जगह इसको इन्वेस्ट करें? जैसे तो एफडी में है, अब इसके अलावा हम और कहाँ इनको कर सकते हैं? ये मैंने वक्त बताया 3, 6 और 12 महीने तक अभी कुछ नहीं कर सकते। हमें जरूरत पड़े ना भी पड़े, 1 साल तक भी नहीं पड़े, 1.5 साल तक भी नहीं पड़े, ऐसा भी है। जी हाँ केशव जी का सवाल बहुत रेलेवेंट है। बहुत सारे जो निवेशक होते हैं लालिमा और स्पर्श, उनको समस्या आती है कि पैसा पड़ा है और पैसे का पता नहीं होता, कब जरूरत पड़ जाए कब नहीं भी पड़े। वहीं से इनका सवाल निकल के आ रहा है।
केशव जी, मुझे लगता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल इसको हम शॉर्ट टर्म में ही लेंगे। खासकर आपने 3 महीने, 6 महीने का भी जिक्र किया है। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं आपको, देखिए इस समय अगर मार्केट्स की बात करें, अभी मार्केट की खबरें आप सुन रहे थे, ऑल टाइम हाई, नए नए शिखर छू रही है। तो मैं मार्केट में तो आपको अभी सलाह नहीं दूंगा। शायद मैं ये भी नहीं जानता कि आपको मार्केट का तजुर्बा है कि नहीं, आपने कभी वहां निवेश किया है कि नहीं। तो ऐसे नया निवेशक भी बात करें तो वो तो मैं नहीं सलाह दूंगा। मुझे लगता है आपने एफडीज में रखी हुई है, फिलहाल आप इसको वहीं रख सकते हैं। और क्योंकि कुछ लिक्विड फंड्स भी हैं, उसमें भी आप लगाएंगे तो उनको अपनी जगह से हिलने डुलने में ही 3-6 महीने लग जाते हैं। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसमें फिर एग्जिट लोड, एंट्री लोड वगैरह आएगा तो आपका उल्टा नुकसान होगा। तो केशव जी, मैं अभी आपके साथ सहमत हूं, जहां एफडीज में पड़ा है वहीं रहने दीजिए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आपके एफडीज में भी अलग अलग बैंक्स का थोड़ा थोड़ा रेट में फर्क है। क्योंकि सीनियर सिटीजन है, आपको पता होगा 8-9% तक मिल जाता है। तो आप थोड़ी सी बैंक शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो बड़े अट्रैक्टिव उस पर रिटर्न दे रहे हैं। और अब तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी बोला है कि वित्त मंत्री महोदया ने भी बोला है कि बैंकों को थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए मार्केटिंग में। तो उनकी इस मुहिम का आप फायदा उठाएं और एफडी से ही बेहतर से बेहतर रिटर्न आप जनरेट करने की कोशिश करें। इतनी छोटी अवधि के लिए मैं कोई नई सड़क आपको नहीं सलाह दूंगा कि उस पर आप जाएं। जी, और दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं BR नाथ। नाथ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार साहब, कोहली साहब को नमस्कार। नमस्कार नाथ साहब। साहब, आई एम 85 years old. आई वांट टू से वन थिंग कि जो क्या नाम कैपिटल गेन्स होते हैं शेयर बेचने के बाद जी, तो वो जो AS1 जो एनुअल स्टेटमेंट आता है, दे शो दी सेलिंग प्राइस बाय दी ब्रोकर। उसके बाद हमको जो बैंक में मिलता है एटलीस्ट 0.5% कम मिलता है जी। तो ये अभी 0.5 के टुकड़े करके करना बड़ा मुश्किल होता है AS2 में भरना। तो कैन आई शो माय वॉट एवर माई बैंक रिसीट इज, जो बैंक में एंट्री होती है, कैन आई शो दैट? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन इज, मैंने लास्ट टाइम रिटर्न भरवाया था, मैं भर नहीं पाया, भरवाया था, तो उसमें इन्फोसिस ने टैक्स काटा था। तो उनके 26 ईयर में दिखाया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स वाले मेरे को तंग कर रहे हैं कि सर आपको 975 देना पड़ेगा। चलिए नाथ साहब, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। और लालिमा इस पर देखिए 85 इयर्स के हैं नाथ साहब जी, और पूरी तरह से एक्टिव हैं, सजग हैं, एक्टिव हैं और पूरी नॉलेज भी रखते हैं और बाकायदा अपने हकों के लिए वो क्लेम भी करना चाहते हैं। देखिए, जो आपने पहले पूछा कि जो आपको 0.5%, तो वो कहीं या तो बैंक चार्जेस होंगे या ब्रोकरेज उन्होंने काटा होगा। तो देखिए, जो नाथ साहब जो अमाउंट डिक्लेयर करना होता है वो तो जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, मतलब जो ब्रोकर के नोट में दिख रहा है, तो काउंट तो वही किया जाएगा पहली बार। तो 0.5% मुझे लगता है पहले तो पता करिए कि ये ब्रोकरेज है या क्या चीज है, ये आप जरूर पता करिए। क्योंकि अगर ब्रोकरेज है तो उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा ITR में दिखाया। ये ITR में तो नाथ साहब बहुत सारे कारण होते हैं कि 975 आपको क्यों उन्होंने डिमांड रेज कर दी है। हो सकता है कहीं 26 AS में और फॉर्म 16 में मिसमैच हो, ये भी हो सकता है कुछ ब्याज पुराने सालों का लगा दिया हो, ये भी हो सकता है कहीं कंपटीशन में कोई कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क रह गया हो। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसको एक बार रेक्टिफिकेशन के लिए डालें। अगर आपको वाकई लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप रेक्टिफिकेशन सेक्शन 154 में डाल के देखिए, हो सकता है उससे आपकी ये करेक्शन हो जाए। क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है तो मैं आपको अपील वगैरह में जाने का तो सलाह नहीं दूंगा कि आप अपील करिए 975 रुपए के लिए। तो आप रेक्टिफिकेशन में सेक्शन 154 है उसमें आप डालिए और मुझे उम्मीद है कि उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। और एक बात और, मैं स्पर्श और लालिमा जी हमें बताइएगा जरूर कि क्या हुआ इस मुद्दे पर। हमें खुशी होगी आपकी सीनियरिटी सुनकर कि आपने मैटर को रिजॉल्व कर लिया। राइट, वेरी इंस्पायरिंग इंडीड। लेट्स मूव ऑन। वी आर नाउ जॉइन्ड बाय संजीव फ्रॉम गाजियाबाद। जी संजीव जी, सवाल पूछें। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला था पहले जी। ये जो यूएस ने जो फेड ने जो रेट कट किए, क्या वो प्रेशर में किए हैं? पहला सवाल तो ये है। अच्छा। और दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट क्यों नहीं किए जब यूरोप ने और यूएस फेड ने किए? जी सर, देखिए, जो ऊपरी तौर से जेरोम पावेल साहब जो फेड के गवर्नर हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कुछ हफ्ते पहले कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसकी वजह से हम रेट कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी अब क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ चुकी है, कहाँ आपको याद होगा यूएस में एक समय इन्फ्लेशन 8-10% टच कर गई थी, बहुत ही खतरनाक सी इन्फ्लेशन थी, अब वो गिर के 2-3% तक आ गई है।
तो रेट कट बनता था। थोड़ा सा कई दफे होता है कहीं कोई पॉलिटिकल हालांकि इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, फेड का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना होता है, पर कभी कभी हो सकता है कंसिडरेशन होती है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी अब संजीव जी बन गई थी कि अब रेट कट होना चाहिए। और सबसे बड़ा संकेत संजीव जी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए रेट कट करना, रेट बढ़ाना एक टूल होता है आपको इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने का। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका साइड इफेक्ट क्या है। ऐसी दवाई है जिसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट होता है कि आप ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यूएस इकोनॉमी में संजीव जी इस समय लग रहा है कि अब ग्रोथ पे ब्रेक लग रही है। वहां पर जीडीपी की रफ्तार गिर गई है, 2-2.5% है मेरे हिसाब से, शायद इससे भी कम हो। तो अब क्योंकि ग्रोथ पे असर, साइड इफेक्ट दिखने लग गए हैं, तो अब उस दवा का जो सेवन है वो थोड़ा कम करना चाहिए, वरना वो आपको उल्टा बीमार भी कर सकती है। ऐसा ना हो कि यूएस रिसेशन में चला जाए। कुछ सेक्टर्स तो अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद यूएस कुछ हद तक रिसेशन में है या रिसेशन दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, ऐसा भी कहा जाता है। आपने इंग्लैंड की बात करी, इंग्लैंड में भी इन्फ्लेशन बहुत चला गया था। और हर देश की संजीव जी परिस्थिति अलग होती है। यूके में नई सरकार आई है और नई सरकार को आके अपना रुतबा भी दिखाना होता है कि भाई हम आए हैं तो हम देखें लोगों के लिए। और यूके में भी मैं आपको बताऊं तो यूके तो रिसेशन में सरक ही गया था। आपको पता है 2 क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव ग्रोथ हो तो उसको हम रिसेशन मान लेते हैं। तो जब रिसेशन में आने लगे तो समझिए जो दवा दी गई थी वो दवा आप ज्यादा खा गए हैं। अब मुझे लगता है उस दवा को रोक देना चाहिए, वरना पेशेंट पता लगा वो बीमारी तो ठीक हो गई, दूसरी कोई बीमारी हो गई। तो संजीव जी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, बाकी एक लंबा डिस्कशन है, थोड़ा सा ये मसालेदार डिस्कशन भी है। उसके लिए फिर कभी फुर्सत मिली तो आपसे बात करूंगी जी। और दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं योगेश। योगेश जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी शुक्रिया आपका, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। तो मेरा सवाल ये है कि निवेश के लिए हम लोग अभी इक्विटी का ज्यादातर यूज करते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड और रियल एस्टेट रहता है, मगर मेजरली इक्विटी रहता है। तो क्या कोई ऐसा एसेट क्लास आप देख रहे हैं जो इक्विटी के इक्विवेलेंट फ्यूचर में बनने वाला हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो सकता है या कोई ऐसा नया एसेट क्लास जो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे? योगेश जी आपने क्रिप्टो करेंसी कहा तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो डेफिनेटली मैं नहीं आपको रेकमेंड करूंगा। आपको पता होगा भारत में अभी इसको मान्यता प्राप्त भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे गंवाए भी हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए हैं और अभी भी ये मतलब पूरी तरह से रिकग्नाइज नहीं है। जो सबसे नजदीक इक्विटी के मुझे इस समय दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपके सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर दूं तो मुझे, आपने जो दूसरा एसेट लिया था सोने का, मुझे लग रहा है सोने की इस समय चांदी हो रही है, क्योंकि वो सोना आप देखिए, अगर आप रिटर्न देखेंगे लगातार भागे जा रहा है। और आगे भी जिस प्रकार फेड ने संकेत दिए हैं रेट कट के, आपको पता होगा जैसे जैसे रेट कट होता है तो सोने में उसकी वजह से अभी जो हाल में बढ़ोतरी दिख रही है, 2 कारण, एक रेट कट का, एक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी, और जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी, गोल्ड का बदकिस्मती से साथ ही अशांति है। जब वैश्विक अशांति फैलती है तो सोना चमकने लगता है। क्या करें, अच्छी बात तो नहीं है, कारण तो अच्छा नहीं चमकने का, पर अब है तो है, आप और हम मिलकर बदल तो सकते नहीं। तो मुझे लगा इक्विटी के सबसे नजदीक इस समय सोना है। और इक्विटी में भी आप बहुत ध्यान से चलें योगेश जी, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी, अभी खबरें हम देख ही रहे थे, नए नए हाईज छू रही है, थोड़ी सी मार्केट ओवर हीटेड है। तो बहुत ही फूक कर पग आप धरे, जिस प्रकार फूक कर आप सवाल पूछ रहे हैं उसी प्रकार मार्केट में भी आप थोड़ा संभल के चलें जी। Right, that was well explained about the tightrope walk the economy is, as always. Let's move on to some stocks in detail. Domestic benchmark indices soared to new lifetime highs in today's trade amid strong global cues. Sensex touched a new high of 84,980 before settling above 84,900, and the Nifty also hit a record high of 25,956 before closing the trade with over 0.5% gain. At close, the Sensex rose 384 points or 0.4% at 84,928, and NSE Nifty was up 148 points or 0.5% at 25,939. In the NSE, 176 companies hit their 52-week high, 38 hit their 52-week low. In line with the equity market, the broader market at BSE also logged gains. Both the mid-cap and the small-cap indices gained 0.73% each. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in positive territory. The top gainers were Mahindra & Mahindra, surged more than 3%. SBI Bank gained more than 2.5% and Bharti Airtel increased more than 2%.
Conversely, the top laggards today were ICICI Bank as well as IndusInd Bank shed more than 1%, Asian Paints lost nearly 1%, and Tech Mahindra declined more than 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were oil and gas as well as realty increased more than 2%, telecommunications rose nearly 2%, and energy added more than 1.5%. Meanwhile, the only laggard today was IT with a fall of 0.4%. The overall market bet at the BSE was positive, as out of 4,233 companies, shares of 2,382 advanced, 1,731 declined, and 120 remained unchanged. जी बिल्कुल। और चलते चलते रुपए का भी हाल जान लेते हैं एक बार। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान 100.98 पर रहा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बैंगलोर का रुख कर लेते हैं। बैंगलोर से जुड़े हैं हमारे साथ NR प्रसाद। प्रसाद जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र। दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। शरद जी, देयर आर 2 क्वेश्चंस. Yeah. See, the way Sensex rallied today, it is almost reached 84,928. Yeah. By tomorrow, it will cross 85,000. See, some stock market pundits are predicting a huge correction by next month, maybe during second, third week. Mm-hmm. The bottom line is, should we book the profit now? My second question is, I'm consistently trading on the New York Stock Exchange. Yep. See, for every buy, sell, my broker charging me $3 each. Yep. See, now, in addition to that, see, whenever I transfer the Indian rupee to their brokerage bank in US, even the bank is also charging me a commission, running into a few thousands. Yeah, yeah. Can I adjust it in the my ITR filing next year? Thank you. These are my 2 questions. Mr. Prasad, your first question is, the pundits are forecasting a huge correction in the times to come. Well, that's the job of pundits to do, so I have no comments to make on that, but I can give you my own analysis. Yes, market is a bit overheated, and it is touching new highs every day. I mean, there is a very common saying we use at markets operators, that trend is the friend. Just flow with the water, flow with the tide. You know, market is going, just enjoy the ride. Although some of the stock valuations are indeed, they have gone a little beyond our technical levels and our gettable levels, shall I say. So you have to be careful, and your question was whether to book profit. A bird in hand is better than 2 in the bush. I've always been an advocate of the fact that you must book your profits as you go along, because in the greed to get more profits, you might erode your profits which you've done so far. So I would very strongly recommend to you that if not the entire lot, suppose you've got 1,000 shares, then you might rather book for 500 shares. Rest of the 500 you can keep, and keep booking as you do. And when you book, we will, I'm sure you're going to party for that as well. NYSE, as you said, a bank charging commission, no, you cannot claim that bank commission in your tax returns, because this is the kind of expense which is not allowed from your profit being made in the stock market. So that bank commission, I know they charge a lot of commission, because you must know that every bank in India has got a coordinating bank in New York. And the coordinating bank, once it debits the amount to the bank here, there is always a commission which is payable. There's a difference in exchange rate also which is payable. Well, I do empathize with you on, because I keep hearing of that quite often, and I do empathize on the $3 being charged, but I'm sure you must be making the money to cover the commission as well as the $3 per transaction which they are charging you. So we wish you a lot of profits, and please do not charge the bank commission to your profits. It was pinching, because when dollars converted into rupees would come to a few thousand. They do, Lalima, but since I'm sure Mr. Prasad is a very seasoned investor, so that we know, and I'm sure he must be making money, so that $3 must be a minuscule amount from his profits. Yeah. Right. All right, let's go to Kolkata. We have Pankaj online. Yes, Pankaj ji, please ask a question. जी नमस्ते। नमस्ते जी। हमारा यह प्रश्न है कि मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि एक आइडिया का एक इक्विटी में दिखाता है शेयर, तो उसका प्राइस कुछ दिन से
अचानक से गिरने स्टार्ट हो गया, क्या कुछ न्यूज आया उसका? मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था। पंकज, ये अभी सही समय है? हालांकि हमारे जो माननीय एंकर हैं वो मेरे से भी पहले बताना चाहते हैं और शुरू में भी वो आपको अनाउंस करके बताते हैं कि हम स्टॉक स्पेसिफिक पंकज एडवाइस हम नहीं करते हैं। तो आपसे क्षमा मांगते हुए, उनकी तरफ से पहले मैं क्षमा मांगते हुए कि मैं उनका ये रोल थोड़ी देर के लिए प्ले कर रहा हूँ, क्षमा मांगते हुए कि स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस पंकज नहीं दी जाती। जब कार्यक्रम आरंभ होता है तो मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता हूँ। लालिमा ने भी स्पष्ट ने बोला कि यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं होती। आपको जनरल पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत। जी बिल्कुल। और फरीदाबाद से हमारे साथ प्रेम पुजारी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। शरद जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार प्रेम पुजारी जी, काफी समय बाद आपसे बात हो रही है। जी 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 बिल्कुल। हमारे को एक सवाल आपसे ये पूछना है सर, हमारा हिंदुस्तान का जो रुपया है कब अमेरिका के डॉलर के बराबर ले लेगा? हिंदुस्तानियों क्या और मेहनत करनी पड़ेगी उनके बराबर की टक्कर आ जाए? और कुछ ये समझाइए कि शेयर मार्केट में नए कस्टमर को आने के लिए कुछ ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं जहां वो जाके सीख पाए? प्रेम पुजारी जी, आपने प्रेम पुजारी जी का नाम स्पर्श और लालिमा इतना बढ़िया है कि मुझे मन करता बार बार मैं उनका नाम लूं। डॉलर, देखिए डॉलर को, रुपए को डॉलर के बराबर आने की जरूरत नहीं है प्रेम पुजारी जी। ये बास्केट ऑफ करेंसीज और बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे एक्सचेंज प्राइसेस डिसाइड होती है। तो हम, आपका रुपया अगर 83-84 रुपए का है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हर देश का अलग अलग होता है। मैं ऐसे ऐसे देश जाता हूं जहां 1 रुपए में, अभी मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा था, 1 रुपए में उनके 16 वॉन्स आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे देश भी हैं और ऐसे ऐसे देश भी है जहां पर 50-60 डॉलर का एक यूनिट बनता है। तो ये करेंसी की जो वैल्यू होती है, इससे हमारे देश की तरक्की या वो डायरेक्टली नहीं मापी जा सकती। प्रेम पुजारी जी, पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। इसको थोड़ा बहुत लंबा डिस्कशन है, फिर टाइम मिला तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि और लोग भी क्यू में। आपने दूसरा पूछा कि उसकी क्लासेस, जी हाँ, ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो आपको सैकड़ों के हिसाब से आपको वीडियोस मिलेंगे और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। एनएससी भी कोर्सेज कंडक्ट करता है, बिल्कुल आप करिए, तो बहुत अच्छी आपने मन बनाया है, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल क्लासेस करके बहुत सारे लोग सीधा छलांग मार देते हैं और तैरना बाद में सीखते हैं। आप पहले तैरना सीखना चाहते हैं और फिर छलांग मारना चाहते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो एनएससी भी कोर्सेज कंडक्ट करता है और निजी तौर पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप गूगल करेंगे, जो कि आपको ये कोर्सेज कराएंगे और उसके बाद आप तैयार होइए। और हमें बताइएगा कि कोर्स करने के बाद जब आपने ट्रेडिंग करी तो प्रॉफिट क्या बनाया। मुझे, आई एम श्योर वी विल एंजॉय लिसनिंग टू दैट, इजंट इट? जी बिल्कुल। A term which was coming to my mind was de-dollarization, which is often used nowadays. Is it a good terminology or is it a little? No, I mean, yeah, a lot of countries are trying to, get out of the dollar entangled economy. I would say it's an international currency as of now. 60-70% of the trade happens. A lot of borrowing happens too. Well, countries are trying because we saw Bangladesh running out of forex reserves. We saw Sri Lanka a couple of years out. Yeah. So there are countries who feel the squeeze in the times of crisis. So de-dollarization is on the agenda, but I think it will take time to happen. All right. Yeah. और अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं हम। जी जी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग स्कूल द्वारा आयोजित एक गोलमेज बैठक में कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र के बीच संतुलन समय की मांग है और भारत प्रतिभा, लोकतंत्र और बाजार का एक देश है। प्रौद्योगिकी उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमेशा आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में उन्हें सहयोगी और साझेदार के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में $15 बिलियन का निवेश किया है। भारत को भी इस क्षेत्र में विश्व से विशाल निवेश प्राप्त हो रहा है। और इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एसपी जैन जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। एसपी जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। कॉलेज जी को भी नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। ये इस साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फरवरी में आने के बाद कोई और नहीं आया। नॉर्मली लास्ट ईयर तो 3 या 4 बार आ गया था जी। तो कुछ ऐसी खबर हमें सुनाई दी थी कि गवर्नमेंट इज लूजिंग मनी इन दिस प्रोसेस, तो इस स्कीम को बंद करने जा रही है। तो आप सलाह दीजिए, क्या ये मार्केट से भी खरीदा जा सकता है जैसे बाकी शेयर हैं, वो भी उसका भी रेट मार्केट में आता है? जी हाँ जैन साहब, बिल्कुल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इस बार फरवरी के बाद नहीं आए हैं। देखिए ये गोल्ड, हम इसमें सैद्धांतिक रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि हर बॉन्ड के पीछे, अगर मान लीजिए 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड है, उसके पीछे 10 ग्राम की हार्ड गोल्ड की बैकिंग होती है।
और गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत बहुत बड़ा, आपको पता होगा, भारत दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। हमारे तो घर घर में गोल्ड है। और महिलाओं की बात करूं तो हर शरीर पर गोल्ड है, थोड़ा बहुत। आजकल तो पुरुष भी बहुत पहनते हैं, तो उसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा सा अभी एक कहूंगा ब्रीदर लिया है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं सहमत होऊंगा कि इसको बंद करने लगे। थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड इशू आ गए थे। और दूसरा, यह बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, इसको सेकेंडरी मार्केट से ये स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ही ट्रेड होता है जैन साहब, जैसे बाकी के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। आपको बल्कि आप खोल के देखेंगे तो आपको अलग अलग ईयर की बॉन्ड सीरीज ट्रेड होती दिखेंगी। वहां से आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं। कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है आज की रेट की, पर नया भी इशू आएगा तो वो भी तो आज की प्राइसेस पर ही आएगा। तो आप इसको बाकायदा ले सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का बहुत फायदा है। सेकेंडरी मार्केट में इतने आ गए हैं ये कि सरकार को लगा कि भाई लोग सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है और स्टॉक लेके फिर उसके अगेंस्ट बॉन्ड इशू करने की। तो बिल्कुल आप लें, और जब लें तो हमें बताइएगा जान साहब आपने कितने लिए, कितने के लिए, कितने समय के लिए और उस पर क्या मुनाफा कमाया। सबसे मजेदार बात तो होती है जब मुनाफे का पता लगे। इनफैक्ट a lot of our experts have been saying that it's better to buy the bond rather than the actual gold, because preservation is a problem, storage is a problem, security is a problem, and your money will grow here. Yeah, here money is grow. Plus the best part is, Lalima, that the capital gains are exempt. When you sell it, there's no capital gain on that. Plus you get a small amount, 2.5% of interest also on that. So this is a win-win situation. Yes. आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। चीन और जापान में हुई ब्याज दरों में कटौती के चलते प्रमुख एशियाई सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में लगभग 0.5% की तेजी दिखाई दी। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% से अधिक की मजबूती देखी गई, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो आज वहां मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.2% और लंदन का फुत्सी 0.1% नीचे रहा, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.5% से अधिक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। All right, a look at the oil prices. The oil prices gained today amid geopolitical concerns and expectations that the U.S. interest rate cut last week will support demand. In the global crude market, Brent crude was trading at 0.3% up at $74.78 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate WTI was also trading more than 0.5% up at $71.39 per barrel when reports last came in. जी, और हमारे साथ पटना से संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संक्षिप्त में अपना सवाल पूछें। शरद कोहली सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर, मेरा प्रश्न है कि जो रेलवे स्टॉक में क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा और इसका फ्यूचर क्या है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो? बहुत अच्छा फ्यूचर है संदीप जी रेलवे स्टॉक्स में। रेलवे एज ए सेक्टर मैं बहुत बुलिश हूँ उसको लेके, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार इसमें निवेश कर रही है, वंदे भारत की ट्रेन के बाद ट्रेन नई निकल रही है, जिस आधुनिकीकरण चल रहा है जिस प्रकार रेलवे का, और रेलवे में जिस प्रकार से निवेश ओवरऑल आ रहा है उसको पूरा मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नए नए रूट्स निकाले जा रहे हैं, एसेट रिप्लेसमेंट भी किया जा रहा है। तो रेलवे क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, उसमें लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूं बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा निवेश रहेगा। पर ये आपने बहुत अच्छी बात ये करी कि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म शायद आप कहते तो मेरी ओपिनियन थोड़ी सी फर्क हो जाती, पर आपने देखा जाए तो खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे की कंपनीज, पर कंपनीज का चयन बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। कंपनीज के हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, पीई वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके एसेट बेस है, बैलेंस शीट है, ये सब आप देख के चलें। और बड़ा ही नेक विचार है संदीप जी आपका। जी, और गोल्ड चलते जी, बिल्कुल सोना और चांदी का हाल हम देख लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.31% बढ़कर 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.91% घटकर 89,240 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। और शरद जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और सभी की आर्थिक जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Thank you, Sparsh. Yes, let's close with the headlines again. Domestic equity benchmark indices hit all-time highs. Sensex touches
New closing peak at 84,928. Nifty settles at 25,939. Prime Minister Narendra Modi holds a roundtable with the CEOs of leading US tech companies, and oil prices gain amid geopolitical concerns. Brent crude is trading up by 0.3%. Well, that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sparsh Saxena signing off. Namaskar. Market Mantra.